वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैट्स नाम की फ्रेंच फिल्म की स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं, नो इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में रोमेन नाम का लड़का अपने डीलर के अड्डे पे होता है और वहाँ वो मस्त माल फूंक रहा होता है। जमकर नशा करने के बाद अपने दोस्तों के लिए भी कुछ व्हाइट पाउडर रख के अपने घर के लिए निकल जाता है, वो भी दोस्तों अपने डैड की लग्जरी विंटेज कार से। नशे की वजह से रोमेन बहुत ज्यादा हाई था और जब वो नशा कर रहा होता है ना, तभी उसके नाक से थोड़ा सा खून भी आ जाता है, मगर इसका उस समय रोमेन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। रियलिटी में वो बहुत ही तेज रफ्तार में अपनी लग्जरी कार से अपने घर के लिए जा रहा होता है, क्योंकि आज है उसका 18वां बर्थडे और उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज की हुई है। अब अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जा रहा होता है। कार में तेज वॉल्यूम में गाना सुनने के साथ स्मोकिंग करते हुए भी फुल वाइब करते हुए जा रहा था, मगर जब वो अपनी सिगरेट फेंकता है तो गलती से उसकी कार में ही वो गिर जाती है। इसलिए वो तुरंत अपनी कार को रोककर जल्दी से सिगरेट बाहर फेंकता है और फिर अपनी कार में लेटकर जोर जोर से हंसने भी लगता है, यानी बिल्कुल एक नशेड़ियों की तरह। नशे में होने की वजह से उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं होती कि इस सुनसान जंगल वाले रास्ते में कहीं अगर किसी ने हमला कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि वो तो नशे में है ना, इसीलिए। लेकिन जिसका डर था दोस्तों, वही हो जाता है। एक लड़की जो काफी अजीब सी दिख रही होती है, वो अचानक भागते हुए रोमेन की कार से टकरा जाती है और फिर उसकी कार में आकर बैठ भी जाती है। उसने अजीब से मैले कुचले कपड़े पहन के रखे होते हैं और उस लड़की के सर पर भी एक पट्टी बंधी होती है। वो लड़की तो रो भी रही थी और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा कर रही होती है। ये देखकर रोमेन उससे पूछता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए क्या, मगर वो सिर्फ रोए जा रही होती है, कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए रोमेन अपनी फोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके सारी सिचुएशन बताता है कि देखो, एक लड़की मुझे रोड साइड में मिली है और उसे मदद की सख्त जरूरत है। तो इमरजेंसी नंबर से जवाब आता है, ठीक है, अपना लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत वहाँ आपके पास एम्बुलेंस और पुलिस को भेज देते हैं। अब पुलिस का नाम सुनकर रोमेन घबरा जाता है, क्योंकि उसने गैर कानूनी नशे करके रखे हुए हैं, साथ ही उसके पॉकेट में भी कुछ माल पड़ा हुआ है। अगर पकड़ा गया तो शायद लंबी जेल हो जाएगी, ऊपर से उसका माल भी बहुत कीमती है। इसलिए वो तुरंत कॉल कट करके सोचता है कि नहीं यार, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ, वहाँ तो लोग इसकी मदद करेंगे ही। तो वो ड्राइव करना शुरू करता है, साथ ही उस लड़की से पूछता भी है कि मैडम, अब तो आप ठीक है ना, थोड़ा पहले से बेटर, मतलब आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मगर मैडम है कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेती, वो बस अपना सर पकड़ के रोई जा रही होती है। अब इससे रोमेन को लगता है कि शायद इसे मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, यानी ये मैडम फ्रेंच नहीं समझ पा रही है। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वो मैडम कुछ अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करती है। उसके पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जिसे वो ठोक पीट कर चालू करती है। उसमें से आवाज आती है, ये सब्जेक्ट C39 है, ये एक लड़की है और इसकी उम्र 20 से 25 की है, इसकी नेशनलिटी हमें भी नहीं पता, यानी ये किस देश की निवासी है ये हमें नहीं पता। ये सारी चीजें उस डिवाइस में बोली जा रही होती है। आगे बताते हैं कि पर इसके हेयर ब्लॉन्ड है, आई ब्लू है और हाइट 1.77 मीटर्स की है। हम इसके दांत और जुबान सेफ्टी के लिए निकाल दे रहे हैं और इसे हम रेटो वायरस इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें उस डिवाइस में बोली जाती है। अब रोमेन तो नशे में होने की वजह से उसकी बात समझ ही नहीं पाता, मगर हम तो समझ पाते हैं कि ये लड़की जरूर किसी और देश से यहाँ इलीगली रहने के लिए आई होगी और उस पे किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने रेटो वायरस नाम का कोई इंजेक्शन इसको लगा दिया है और साथ ही ये उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने लड़की के दांत और जुबान काट दी है। तो यही रीजन था दोस्तों कि बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि जुबान तो कट गई, इसलिए वो बस रोए जा रही होती है। खुश नसीबी से वो उस फैसिलिटी से भाग कर तो आ गई, मगर बदनसीबी से इस चर्सी नशेड़ी से आकर टकरा गई, जो मामले की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो बस एक ही रट लगाया जाता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, वहां तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन लड़की की हरकतें देखकर हमें समझ आ जाता है कि वो हॉस्पिटल तो जाना नहीं चाहती, शायद वहां उसे किसी और चीज का डर है, इसलिए वो गाड़ी में अपना सर पटकने लगती है। फिर वो एक नुकीली चीज रोमेन के कार के कंपार्टमेंट से निकालकर अपने गले को स्टेप करने लगती है, वो भी रोमेन के गोद पे अपना सर रखने के बाद। और ये चीज रोमेन के लिए भी काफी ज्यादा डरावनी होती है। रोमेन किसी तरह उसे खुद से हटाता है, मगर अब तक काफी देर हो जाती है। उस लड़की का खून रोमेन के पूरे बदन पे लग जाता है, साथ ही कार की सीट पे भी। इससे तो रोमेन के डर के मारे बुरे हाल हो जाते हैं। 90% नशा तो उसका ऐसे ही निकल जाता है। सोचता है कि अब मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मेरे 18वें बर्थडे की खुशी में मुझे ये लग्जरी विंटेज कार चलाने की परमिशन दी थी और मैंने इसका क्या हाल कर दिया। कार गंदी भी सो हुई, ऊपर से मेरी कार में अब एक लाश भी है और ये किसकी लाश है मुझे ये भी नहीं पता, ना मैं इसका नाम जानता हूँ ना पता। अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। इसलिए वो अपनी शर्ट को लाश के ऊपर डालकर जल्दी से कार को अपने घर के गैराज में पार्क कर लेता है और फिर जल्दी से दरवाजा बंद भी कर लेता है।
उसका एक फिलिप नाम का पड़ोसी है, वो उससे बात करना चाहता है, मगर वो तो ये कहकर वापस भेज देता है कि कल बात करते हैं। फिर रोमेन शर्ट हटाकर उस लाश का चेहरा देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये रियल में हुआ क्या, ये सच में कुछ हुआ भी है या फिर मेरे माल फूंकने की वजह से मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। तब उसकी नजर आईने पे पड़ती है और अपने बदन पे इतना सारा खून देखकर वो घबरा जाता है और जाकर सबसे पहले शावर लेता है, अपने बदन से अच्छे से खून को साफ करता है और शावर लेते लेते खूब रोता भी है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ ये। तब उसे उसके डैड का कॉल आता है। रोमेन भी जल्दी से उठाता है तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, मैंने 3 बार कॉल किया है और तुमने उठाया नहीं, मेरी कार ठीक तो है ना। यानी रोमेन के डैड को अपने बेटे से ज्यादा अपनी विंटेज कार की पड़ी हुई है। रोमेन भी झूठ बोल देता है कि हाँ कार बिल्कुल सही सलामत है डैड, आप टेंशन मत लीजिए। डैड कहते हैं कि मैं कल दोपहर तक घर आ जाऊंगा, फिर हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करके उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे बेटा जहाँ हम पिछली बार गए थे, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद थी ना, फिर चलेंगे वहाँ। यहाँ पे किसी तरह से बात करके रोमेन अपने डैड का फोन रखता है और फिर से गराज में उस लाश को देखने आता है, मगर लाश पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और ये मुसीबत अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि उसका डोरबेल बजने लग जाता है। रोमेन जाकर देखता है तो दरवाजे पे उसकी गर्लफ्रेंड अना आई होती है। अना कहती है कि यार मेरे डैड ने मुझे जो पैसे दिए थे वो मुझसे खो गए, क्या तुम मुझे थोड़े माल दे सकते हो, चलो ना हम दोनों तुम्हारे बेडरूम में माल खींचते हैं। मगर रोमेन उसे वहीं पे रुकने को कहकर माल लाने के लिए खुद चला जाता है और इतनी देर में ये अना अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लेती है। वो दरअसल आज रोमेन को सेड्यूस करने के लिए आई हुई है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड रियान को वॉइस नोट भेजकर कहती है हमें पिक करने के लिए रोमेन के घर अब मत आना, मैं रोमेन के साथ वॉक करते हुए पार्टी में आ जाऊंगी, ठीक है। फिर वो रोमेन के नजदीक जाने की कोशिश करती है, मगर रोमेन का तो दिमाग पहले से खराब था तो वो मना कर देता है। ऊपर से रियान और उसके कुछ और दोस्त रोमेन के घर के बाहर आकर तेज हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से इनको बाहर जाना ही पड़ता है। रोमेन उनसे कहता है कि देखो भाई लोगों, मुझे आज कुछ काम है, मैं पार्टी करने नहीं चल पाऊंगा। ये सुनकर उसके दोस्त और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं। रोमेन जानता था कि ऐसा करने से उसके पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे, इसीलिए वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब वो गाड़ी में उनके साथ बैठ तो जाता है, मगर उनके साथ कुछ बातचीत नहीं करता। वो बस रोड साइड के पोल्स में लगे हुए लाइट्स को देखे जा रहा होता है। वहीं अना को ये लगता है कि पता नहीं किस बात से रोमेन नाराज है, जो वो मेरे साथ सही से पेश नहीं आ रहा। वो तो उसे जबरदस्ती किस भी करती है, मगर फिर भी रोमेन कुछ नहीं कहता और ये ना अपना लगी भी रहती है। वो उससे कहे जा रही होती है कि कहो ना बेबी, तुम्हें मेरी जैसी हसीन लड़की कभी दिखी भी कहीं, मुझे देखकर तुम्हें कुछ कुछ होता भी है क्या। यही ड्रामा करते करते ये लोग का पार्टी पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पार्टी हाउस में बड़ा तेज वॉल्यूम गाना बज रहा होता है। सभी बर्थडे बॉय के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई उसको खींचकर अपनी ओर लेकर जाता है, जिससे परेशान होकर फाइनली रोमेन एक मास्क पहनकर वॉशरूम में चला जाता है। अभी के लिए तो बस वो ये चाहता है कि सब मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, ताकि मेरी समझ में आ जाए कि हुआ क्या मेरे साथ। मगर दोस्तों, उसी वॉशरूम में अना अपनी बेस्ट फ्रेंड जूलिया के साथ आ जाती है। अना तो वहाँ पर माल फूंकने आई थी, मगर जूलिया अपने साथ एक प्रेगनेंसी किट भी लेकर आई होती है, जिससे अना उससे पूछती है कि अरे तुम तो सिंगल हो, 1 साल से तुमने किसी बंदे को डेट नहीं किया, फिर ये प्रेगनेंसी किट क्यों। इस पे जूलिया कहती है कि किसने कहा मैं किसी के साथ सोई नहीं हूँ पूरे साल। अना बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है अरे किसके साथ सोई हो, बताओ तो, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुम मुझे नहीं बता रही, बताओ। और नशे में होने की वजह से जूलिया बता देती है कि मैं रोमेन के साथ सोई हूँ, यानी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। दोस्तों, ये सुनकर अना बिल्कुल गुस्से में नाराज हो जाती है। हालांकि उसने भी नशा करके रखा हुआ था तो वो कुछ तमाशा तो क्रिएट नहीं कर पाती, मगर वहां से पार्टी में चली जाती है। उसके जाने के बाद रोमेन सामने आता है और जूलिया के साथ चुम्मा चाटी करने लग जाता है। यानी आज जो सब्जेक्ट C39 के साथ इतना कुछ हुआ, उसकी वजह से रोमेन ने अना को साइन नहीं किया, बल्कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है अना में। वो अना को चीट कर रहा है, वो भी अना की बेस्ट फ्रेंड के साथ होकर। तो जूलिया कुछ देर में रोमेन की आंखें नोटिस करती है और उसे पॉइंट आउट भी करती है। तभी मिरर में रोमेन अपनी आंखें देखने जाता है, जो कि जानवरों की तरह चमक रही होती है। इसी बीच रोमेन को उसके डैड का फोन भी बज जाता है और वो बताते हैं कि घर का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा है, किसी ने गलत पासवर्ड डालकर डोर खोलने की कोशिश की है, तुम कहाँ पर हो बेटा। और अभी मैं जब CCTV कैमरा को अपने फोन पे एक्सेस करके देख पा रहा हूँ ना, तो घर में कोई चलता फिरता दिख रहा है, कहीं घर पे कोई चोर तो नहीं घुसाया। अरे मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं क्या। रोमेन तो डर कर कहता है कि नहीं डैड, मैं तुरंत घर जा रहा हूँ, सिक्योरिटी अलार्म में ही जरूर कुछ गड़बड़ी हुई होगी। दरअसल दोस्तों, रोमेन के डैड इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए विदेश गए हुए थे और उनकी पीठ के पीछे इतना कुछ हो रहा था और इनके घर पे बाप बेटे के अलावा कोई रहता भी नहीं, इसलिए रोमेन घबरा जाता है और वापस अपने घर जाना चाहता है। मगर पार्टी में ये लोग उसको जाने
आने दे तब ना। अना रोमेन के नोज से ब्लीडिंग होते हुए देखती है तो उसे किस कर लेती है। तब रोमेन उसको धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और बंदा आकर जबरदस्ती उससे चिपकने लग जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसको पीटने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। और तब जूलिया बीच में आकर उस लड़के की जान बचाती है। रोमेन भी किसी की बाइक को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। तो उसी वक्त सिक्योरिटी अलार्म की कस्टमर सर्विस का भी फोन आ जाता है रोमेन के पास। कस्टमर केयर कहती है आप अपना जो सही पासवर्ड है 4 डिजिट का उसे डालकर डीएक्टिवेट कर दीजिए अलार्म को। अब रोमेन उसे अपने घर का पासवर्ड भी बता देता है, मगर कस्टमर केयर कहती है बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से एंटर करना होगा। अब रोमेन तो बेचारा कह ही नहीं पाता कि मैं घर पे हूँ ही नहीं, वरना कस्टमर केयर वाले तुरंत ही घर पे पुलिस भेज देंगे। इसलिए रोमेन किसी तरह से कस्टमर केयर को अपनी बातों में उलझाकर जल्दी से घर पहुंच जाता है और फिर सही पासवर्ड डालकर फाइनली अलार्म को ऑफ कर देता है। फिर जैसे रोमेन राहत की सांस लेने की सोचता है, उसके डैड कॉल करके पूछते हैं घर पे क्या चोरी हुआ है, मगर रोमेन कहता है कि कुछ भी नहीं डैड, सभी सही सलामत है। वो कॉल कट करके सही में अपने घर की जांच करता है तो देखता है कि किचन की टैप खुली हुई है, साथ ही किचन कैबिनेट भी खुला हुआ है। पास ही में सब्जेक्ट C39 की डिवाइस पड़ी हुई है, जिसे ऑन करने पे उसे आगे सुनने को मिलता है कि सब्जेक्ट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है। मगर एक बात हमने नोटिस करी कि जब सब्जेक्ट को लाइट का एक्सपोजर मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद रोमेन की नजर बाथटब पे जाती है, जहां बाथटब में सब्जेक्ट C39 बैठकर नाइफ से अपना गला काट रही होती है और उसमें से रेड लाइट के साथ एक बीप की आवाज भी आती है। रोमेन जल्दी से वो नाइफ छीन लेता है, मगर सब्जेक्ट अपने गले से वो डिवाइस निकालकर रोमेन को देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे डरकर रोमेन तो घर से ही भाग जाता है। मगर घर के बाहर उसे ब्लैक कमांडो दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर रोमेन तुरंत छिप जाता है और वो देखता है कि एक ब्लैक कमांडो सब्जेक्ट C39 को शूट करके मार डाल रहा है। ये देखकर रोमेन घर से बाहर भाग जाता है। वो जंगल में भागने के बाद खूब हंसता है कि वाह रे क्या किस्मत है मेरी। दरअसल दोस्तों अब उसका दिमाग काम ही नहीं करता, उसे कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए समझ ही नहीं आता। तो आगे उसे रोड साइड पे लाइट जलती हुई दिखती है, तो वो वहां पर जाकर अपने हाथ को खुद से बाइट करने लग जाता है, बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह। वो भी मतलब एकदम जानवरों की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहा होता है। मगर तभी वहां पे दोस्तों ब्लैक कमांडो की वैन आती है और वो रोमेन को गाड़ी में ले जाकर शूट करके मार डालते हैं। और जैसे वैन वहां से जाती है तो अना वहां पर आ जाती है। वो वॉइस नोट में रोमेन को कहे जा रही थी कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, तुमने उस लड़के का जॉ तोड़ दिया मारकर, तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं तुम्हारे घर भी आई थी मगर वहां कोई नहीं था। ये बातें तो थी वॉइस नोट की। तो फिर वो रोमेन को कॉल करती है और कॉल रिसीव होते ही वो रोमेन पे चिल्लाती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम्हें पता भी है जूलिया प्रेग्नेंट है। इधर से कुछ आवाज नहीं आती तो वो कॉल कट करके टैक्सी में बैठ जाती है। तभी उसे जूलिया कॉल करके कहती है कि देखो नशे में मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। वैसे भी रोमेन ने ही रिश्ते की शुरुआत की थी, मैं तो तुम्हें अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ, प्लीज मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पे आ जाओ, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। अना कहती है वाह मेरी लाइफ की तो वैसी लगी पड़ी हुई है और एक चीटर बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए मैं क्यों आऊं। फिर कुछ ही देर में ड्राइवर कहता है कि एक ब्लैक वैन हमारा पीछा कर रही है। वो उतर कर देखने जाता है कि आखिर मसला क्या है। तभी कमांडो उसे भी शूट कर देते हैं। अब ये देखकर तो अना डर जाती है और वो खुद टैक्सी को ड्राइव करके वहां से भागने लगती है, मगर फिर उसके पैर अकड़ने लग जाते हैं तो उसे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ जाता है। एक पल के लिए तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैर बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं और उसके पैर में जैसे जान ही नहीं बची। मगर जब कमांडो उसे मारने के लिए आते हैं तो वो एकदम मिल्खा सिंह की तरह तेजी से भागना शुरू कर देती है। फिर वो भागकर एक क्लब के वॉशरूम में जाती है और आईने में खुद को देखती है तो उसकी पीठ पे गोली लग चुकी थी। मगर अना मरना नहीं चाहती दोस्तों, मरना कौन चाहता है। वो देखती है कि उसके पूरे बदन पे खून लग चुका है, साथ ही उसकी गर्दन भी बिल्कुल अजीब तरह से क्रैक हो रही है, जिससे वो घबरा जाती है कि मेरे अंदर ये हो क्या रहा है। उसी वक्त उस क्लब में कमांडो घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को शूट करके मार डालते हैं। तो यहाँ अना वॉशरूम की खिड़की से बाहर भाग जाती है और फिर लाइट की रोशनी पड़ने से वो और पागल की तरह बिहेव करने लगती है। उसके अंदर भी एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं। वो रोना चाहती है मगर उसे हंसी आ रही होती है। उसकी अपनी जबान और अपनी गर्दन पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। वो अजीब तरह से अपनी गर्दन चटका रही होती है। तभी जूलिया का आता है कॉल और वो उसे ब्रिज में मिलने के लिए बुलाती है। अना उस ओर जाने ही लगती है तो रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है जो मस्त अपने फोन पे बात करते हुए जा रही होती है। मगर ये क्या, अना उसे मार डालती है। इसके बाद आगे अना एक आदमी की साइकिल छीन लेती है और जब वो अना को रोकने की कोशिश करता है तो अना तो उसे भी मार पीट कर पास वाले लेक में फेंक देती है और गाली देते हुए उसकी साइकिल पर बैठ कर निकल जाती है। मगर अना एक बार को ये भी कहती है कि मुझे माफ कर देना, पता नहीं मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे डेविल ने मुझे पजेस कर लिया है और मेरे बिना मेरी मर्जी के ही मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो इसके बाद कभी अना होश में रहती और कभी नहीं। वो किसी तरह जूलिया के पास चली जाती है, लेकिन अना को इस हालत में देखकर जूलिया के तो पसीने निकल जाते हैं घबराहट के मारे।
और पूछती है तुम्हें हो क्या गया है, मगर अना कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए जूलिया अना को अपनी स्कूटी के पीछे बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। मगर ये क्या, रास्ते में ही अना बिल्कुल अजीब बिहेव करती है। वो अपने बदन का खून जूलिया पे लगा देती है और कभी कभी वो खुद जूलिया को बाइट करने की भी कोशिश करती है, तो कभी वो जूलिया का गला भी दबा देती है। साथ ही वो अपनी जबान से जूलिया को लिक भी कर रही होती है। जूलिया काफी देर तक उसको संभालने की कोशिश करती है, मगर जब उसे समझ आ जाता है कि अना अब अना नहीं रही, वो कुछ और ही बन गई है, तब जूलिया उसे वहीं पर छोड़कर मजबूरी में अकेले ही स्कूटी से भागती है। कुछ दूर जाने पे जूलिया को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कहती है बेटी जल्दी घर आ जाओ, यहाँ कुछ तो चल रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरी नर्स भी मुझे छोड़कर अकेले भाग गई है, साथ ही मेरी व्हील चेयर भी अटक गई है। यानी जूलिया की मॉम अपाहिज है, जिसकी देखभाल करने वाली भी कोई थी, मगर शहर में जो कुछ भी मुसीबत चल रही है उसके डर से वो नर्स भी भाग चुकी है और अब जूलिया की मॉम को मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए जूलिया जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है। मगर उसे पीछे से अना की आवाज आती है। दरअसल अना में सुपर पावर्स आ गई है, वो काफी तेज दौड़ सकती है और कहती है मैं तो तुम्हें पकड़ ही लूंगी, यानी कि वो स्कूटी की स्पीड को मैच करके भाग रही होती है। खैर जूलिया किसी तरह अपने घर की बिल्डिंग में जाती है। वो अपने अपार्टमेंट तक जाने के लिए लिफ्ट में एंटर करती है, मगर उस तक अना पहले पहुंच जाती है, लेकिन तभी सही वक्त पे लिफ्ट का डोर बंद हो जाने से तब वो जिंदा बच जाती है। इसके बाद अना सीढ़ी से ऊपर चली जाती है और यहाँ जूलिया की लिफ्ट हो जाती है खराब, पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। मगर लिफ्ट के अंदर जूलिया को बाहर की बहुत आवाजें आती है और उस आवाज से ही जूलिया को समझ आ जाता है कि अना सभी को मार काट कर रही है। जूलिया चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे लिफ्ट से बाहर निकालो। तभी वहां पर कमांडो आ जाते हैं और वो सारे इन्फेक्टेड लोगों को शूट करके मार डालते हैं। इसके बाद वो जूलिया से पूछते हैं कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो, तो जूलिया डर के मारे कुछ बोलना ही बंद कर देती है। सोचती है कुछ भी बोला तो ये लोग मुझे मार ना दे, मगर किस्मत देखिए उसी वक्त लिफ्ट ठीक हो जाती है, वो काम करने लगती है और लिफ्ट का दरवाजा 15th फ्लोर पे जाकर खुल जाता है। जूलिया बाहर आती है तो देखती है कि अना तो कई सारे लोगों की मीट खा रही है। ये देखकर तो जूलिया के डर के मारे बुरे हाल हो जाते हैं और वो वहां से भी भागने लगती है, मगर तभी एक कमांडो उस पे गन पॉइंट कर देता है। वो पहले तो जूलिया को अपना मुंह खोलने को कहता है और फिर उसकी आंखें चेक करता है। तभी आती है अना की आवाज और वो जूलिया को ही आवाज लगा रही थी, इसलिए कमांडो जूलिया को बिल्कुल शांत होकर एक जगह पे खड़े रहने को कहता है और खुद अना को मारने के लिए चला जाता है। वो उसे मार तो डालता है, मगर उससे पहले अना ने कमांडो को काट भी लिया था, इसीलिए कमांडो अपना मास्क हटाकर दिखाता है कि देखो मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। एक्चुअली उन मास्क में एक वॉइस कन्वर्टर लगा हुआ था, जिससे कमांडो की वॉइस चेंज होकर मेल वॉइस बनती जा रही थी, ताकि वो लोगों पे ज्यादा अथॉरिटी जमा पाए, क्योंकि लड़कियों को जल्दी कोई सीरियस लेता नहीं ना, इसीलिए। ये मैं नहीं कह रहा, रियलिटी कह रही है। अब कमांडो अपना गन जूलिया को देते हुए कहती है पता नहीं है मुझ पे ये वायरस किस तरह का असर करेगा, इसलिए ये लो मेरी गन, अपने और अपनों का ख्याल रखो और एक बात हमेशा याद रखना कि अंधेरे में रहना, क्योंकि लाइट्स उन इन्फेक्टेड लोगों को और पावरफुल बना देती है। इसके बाद वो जूलिया को पलटने को कहती है और खुद को शूट करके मार डालती है, ताकि उसकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड ना हो जाए। ये देखकर तो जूलिया पागलों की तरह हंसने लग जाती है, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि कोई भी सेंसिबल पर्सन ऐसी सिचुएशन में क्यों ही हंसेगा ना। और तभी जूलिया के विंडो से हम देखते हैं कि पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा समझाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में क्या हुआ इस स्टोरी में, तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल किसी लैब एक्सपेरिमेंट से कुछ सब्जेक्ट्स भाग गए थे। हालांकि फिल्म में तो हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट C39 को दिखाया गया, अगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट भागा होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से पूरे शहर में इतने सारे लोग तो इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। और कमांडो इसीलिए उन सब्जेक्ट से इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। मगर कुछ गड़बड़ी के कारण सब्जेक्ट्स लैब से भाग गए और पूरे शहर में मच गई उथल पुथल। और हमें ये भी समझ आ गया था कि हर इंसान इन्फेक्टेड होने के बाद पहले वाले इन्फेक्टेड से ज्यादा खूंखार हो जाता है, मतलब जिसने उसे काटा था उससे ज्यादा खूंखार। और सभी की बॉडी में इन्फेक्शन की फैलने की स्पीड भी बहुत ही अलग अलग होती है, कोई जल्दी रिएक्ट कर जाता है तो कोई लेट में। यही है दोस्तों। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या थोड़ा यूनिक लगी हो, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।